नमस्कार दोस्तों, मैं सुवंत कुमार वर्मा आज थर्ड एमसीक्यू सीरीज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको कॉमर्स का और थोड़ा सा नॉलेज एनहेंसमेंट हो सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। Written down value of a plant is rupees 60,000. The original value being rupees 1 lakh. It is sold for rupees 1 lakh 20,000 during the current financial year. Which one of the following is true in this regard? क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू है प्लांट की वो 60,000 रुपए है, मतलब डिप्रिशिएशन माइनस करने के बाद, जबकि ओरिजिनल वैल्यू इसकी जो थी 1 लाख रुपए थी। इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो थी 1 लाख रुपए थी और 1,20,000 में इसे बेचा गया। तो जितने में इसे बेचा गया 1,20,000 में से अगर हम 60,000 माइनस कर दें जो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी, तो हमारे समक्ष आया क्या 60,000 रुपए, जो कि इसका प्रॉफिट आया। अब जानना है कि ये प्रॉफिट कौन सा है, कैपिटल या रेवेन्यू। तो कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो किसी फिक्स्ड एसेट या किसी एसेट को बेचने से मिले। साथ ही साथ बेसिकली फिक्स एसेट को बेचने से ही जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। हाँ, ये प्रॉफिट और भी तरीकों से हो सकता है, इशू ऑफ शेयर से हो सकता है और डिबेंचर इशू करके जो फंड रेज किया जाता है उसके थ्रू भी कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है। जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट का ही हिस्सा माना जाएगा। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण होता है, जैसे स्टॉक को बेचा, सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पर प्लांट बेचा जा रहा है तो इस कारण से ये कैपिटल प्रॉफिट होगा, वो भी रुपीज 60,000 का। क्लियर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ऑफ द मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन असेट अकाउंट इज डेबिटेड विद इंटरेस्ट। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड कहता है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, पास होता जाता है एक मशीनरी का, वैसे वैसे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है। तो इस कारण से जो भी डिक्रीज होता है प्रोडक्टिविटी में वो हम डिप्रिसिएशन की फॉर्म में बोल देते हैं। जैसे आप देखिए ये लिखा है द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इज अ फॉर्म ऑफ accelerated depreciation that is based upon the assumption that the productivity of the asset decreases, clear, with the passes of time, clear। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका डिप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट होती जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर डिजिट इनटू डिप्रिसिएबल कॉस्ट। आपको पिछले सीरीज में मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था जो कि आपके समक्ष आया था। दूसरा है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में वो मेथड है डिप्रिसिएशन सॉल्व करने का जिसमें क्लियर कट ये चीज बताई जाती है कि जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उस अमाउंट में कितना रेट ऑफ रिटर्न आएगा, और यही रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए एन्युटी या वार्षिकी विधि जो है यही हिस्सा है जो बताता है कि संपत्ति खाते में डेबिट करेंगे ब्याज को। क्लियर। अगला चलता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड गुडविल इज कॉल्ड एज। पेटेंट, कॉपीराइट और ख्याति के मूल्य में आने वाली कमी का लेखा कैसे किस नाम से किया जाता है। तो जानते हैं पहले डिप्रिसिएशन या ह्रास क्या है। जब किसी फिक्स एसेट का लगातार यूज किया जाए तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी में कमी आती है वो कहलाती है डिप्रिसिएशन। इसका मतलब ये तो होगा नहीं क्योंकि ये फिक्स एसेट नहीं है। डिप्लेशन क्या होता है, जब किसी नेचुरल रिसोर्स का लगातार कंजम्पशन किया जाए उस केस में उस नेचुरल रिसोर्सेज की जो कमी होती जाती है दिन पर दिन या रिक्ति होती जाती है वही कहलाता है डिप्लेशन। तो चूंकि ये एसेट्स जो है नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है। अब जो भी कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल इस टाइप की एसेट्स हैं उन पे अमॉर्टाइजेशन लगता है। उनके लगातार जो परिशोधन की बात होती है, कंजम्पशन की बात होती है, उसको अमॉर्टाइजेशन नाम से जानते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाय। अंश के आंतरिक मूल्य का निर्धारण हो सकता है। पहले बता दें कि ये जो मेथड्स हैं इन मेथड्स को हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के अंडर में ला के सारे मेथड्स को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी इसका आंसर जानना जरूरी है कि आय विधि द्वारा जो अंश के आंतरिक मूल्य है उसका निर्धारण होता है। रिजर्व फंड इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। रिजर्व फंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो बाहरी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया गया होता है। उस फंड को एट द टाइम ऑफ
एनी कैजुअलिटी इन द कंपनी यूज किया जाता है। तो लाइंग इनसाइड इन द बिजनेस हो नहीं सकता, क्योंकि खाली पैसा रखा रखा कहीं किसी यूज का नहीं होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता नहीं है, ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं होता। नन ऑफ दिस का कोई केस नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है, इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। The balance of debenture sinking fund is finally transferred to, ऋणपत्र शोधन कोष का शेष अंतिम रूप से कहाँ हस्तांतरित किया जाता है। तो चूंकि ये जो पैसा होता है, बैलेंस होता है, ये पीएल ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। और ना ही ये डिबेंचर, चूंकि ये जो हम बता रहे हैं डिबेंचर सिंकिंग फंड, यही इसका दूसरा नाम है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर इसमें तो ट्रांसफर करने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि बैलेंस भी इसी का है। और डिबेंचर सिंकिंग फंड में जो बैलेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व ना हो करके जनरल रिजर्व का हिस्सा होता है। तो इसलिए ये क्या है, सामान्य संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 72, इसमें बोला गया है तीन पार्टनर हैं एबीसी, 5-3-2 के अनुपात में प्रॉफिट लेते हैं। बी कहते हैं हम रिटायर हो रहे हैं। ए सी चाहते हैं कि पुराने हिसाब से पहले की तरह हम उसी रेशियो में अपना प्रॉफिट लेते रहें। तो इस केस में जब बी जाएंगे तो बी का हिस्सा हटा दिया जाएगा और जो निकलेगा 5:2 यही शेयर आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि गेनिंग रेशियो कितना होगा, तो न्यू रेशियो माइनस अगर हम ओल्ड रेशियो कर दें तो हमारे सामने जो आंसर आएगा दैट विल बी द गेनिंग रेशियो। क्लियर। आगे चलते हैं। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर द डेफिशिएंसी ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मेर्रे। एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूंजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मेर्रे के निर्णय के अनुसार स्वदेशा में साझेदार कैसे वहन करते हैं। चूंकि पहले जानना जरूरी है कि गार्नर वर्सेस मेर्रे रूल था क्या। तो इसमें दो रूल बताया गया। पहला ये आपके सामने ऑब्लिगेशन रखा गया कि जो रियलाइजेशन का लॉस होगा पार्टनर्स का, उसमें जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे जितने भी हैं, वो सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लेकर आएंगे, पहला, जो कि यहाँ पर नहीं गिवन है। दूसरा बोला गया कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके कैपिटल लॉस को, जो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंस निकलता था, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस उसका जो निकलेगा उधर साइड में जाएगा वो, हाँ सॉरी क्रेडिट नहीं डेबिट बैलेंस, क्लियर। तो उस कैपिटल लॉस को जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं वो रिम्बर्स करेंगे, और किस फॉर्म में, वो अपने कैपिटल रेशियो में लेकर आएंगे, वो भी कैश फॉर्म में। क्लियर। इसीलिए यहाँ पर कैपिटल रेशियो आया आंसर। आगे, व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व, एक फर्म जब डिसॉल्व करी जाती है, विघटित होती है, वसूली खाते से प्राप्त लाभ हानि को कैसे वितरित किया जाता है। उसमें जो लॉस या प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन का, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना ही इक्वली किया जाता है, ना ही कैपिटल रेशियो में, ना ही गार्नर बनाम मेर्रे रूल के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर थे किसी पार्टनरशिप में और उनका 7:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। सी एडमिट होना चाह रहा है। ए ने कहा कि हम अपने हिस्से का 1/7 दे देंगे। जब उन्होंने अपने हिस्से का 1/7 दिया तो 7/10 इंटू 1/7 किया गया और पता चला कि इन्होंने 1/10 अपने हिस्से का दे दिया। तो 7/10 में से 1/10 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 6/10। ये अब ए का हिस्सा रह जाएगा सी के आने के बाद। और इसी प्रकार से बी ने कहा कि हम अपने हिस्से का 1/3 देंगे, और वो निकालने पे पता चला 3/10 इंटू 1/3 किया तो पता चला कि वो 1/10 वो भी दे रहे हैं, किसको, सी को। 1/10 प्लस 1/10 2/10 हो गया, और ये रेशियो बना 6:2:2 और सिंप्लीफाई करने पे 3:1:1 आया, और आंसर आपके सामने है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा 3:1:1 होगा। अगर ना समझ में आया हो ये, तो इसका मैं सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ कमिटियां दी हैं, कुछ सब्जेक्ट दिए हैं, तो क्या कमिटीज हैं उनसे आइए थोड़ा सा रूबरू होते हैं। टंडन कमेटी, ये 1975 में बनाई गई थी, और इस कमेटी का जो काम था, ऑब्जेक्टिव था, किस लिए बनाई गई थी ये कमेटी, ये पूंजी वित्तीयन कैपिटल फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी एडवाइस चाहिए थी, उस कारण से ये कमेटी बनाई गई थी। दूसरी कमेटी है राकेश मोहन कमेटी, राकेश मोहन समिति, 1948 में बनाई गई, और इसका बेसिक फंक्शन ये था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे अपनी रिकमेंडेशन दे, आधारभूत ढांचा कैसे विकसित किया जाए
इसलिए इस पर रिकमेंडेड, और इसी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई थी। नरसिम्हन कमेटी 1992 में बनाई गई और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे क्या क्या और रिफॉर्म्स की जरूरत है और उन्हें कैसे किया जाए। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन इस पे दी। ओमकार गोस्वामी समिति, ये औद्योगिक रुग्ण था, जो उद्योग धंधे सिक में चल रहे थे, लॉस में चल रहे थे, उनको कैसे दूर किया जाए और उन पे कैसे सही किया जाए, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, इसलिए बनाई गई और 1993 में इसे स्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 77, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, दीर्घकालीन शोध क्षमता इंगित कैसे करी जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो में क्या आता है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ये तीनों ही, या लिक्विडिटी रेशियो कभी भी लॉन्ग टर्म को नहीं रिप्रेजेंट करती, वो हमेशा शॉर्ट रेंजेस को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इंडिकेट करें। कैपिटल गियरिंग रेशियो ये इंडिकेट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओनर्स इक्विटी अपॉन फिक्स्ड बेस्ड रेट। जो फंड होते हैं जैसे डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये होते हैं। तो इसमें जो रिलेशन बताया जा रहा है ऐसे हैं जिसमें कोई लेना देना उससे नहीं है। यहाँ पर डेट अपॉन इक्विटी, जैसे ही डेप्ट की बात करी गई वैसे ही पता चला कि ये लॉन्ग टर्म जो है सॉल्वेंसी को इंडिकेट करता है और ऋण क्षमता अनुपात का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 78, ये इसमें बोला गया है कि आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए हमारे सामने फॉर्मूला होता है कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे सामने आता है क्या, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट। ठीक, और चूंकि हमें दिया है नेट लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट, तो नेट लॉस हमारा है 500, ये भी क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। ठीक, साथ ही साथ ग्रॉस प्रॉफिट है 300, 3300, तो 3300 ये भी क्रेडिट साइड में होता है पीएल अकाउंट के। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करके लेकर आते थे फाइनल अकाउंट में। अगर हम इस ये भी क्रेडिट साइड में ये भी क्रेडिट साइड में दोनों का टोटल करो तो पता चला 3800 आंसर आया, और ये 3800 जो है ये कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, इसमें हमें निकालना है करंट लायबिलिटी क्या है। इसको मैंने सॉल्व अलग से किया है, आइए मैं दिखा देता हूँ कैसे किया मैंने सॉल्व। ये है, हमने अज्यूम चूंकि करंट रेशियो 2.5:1 दिया था और लिक्विड रेशियो भी 2.5:1 दिया था, तो ये देखते हुए हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि जो करंट रेशियो करंट एसेट है वो है 2.5x। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी 1x हो गई। ऐसे ही लिक्विड एसेट 2.5x और करंट लायबिलिटी 1x हो गई। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट माइनस करंट लायबिलिटी, यही रख दिया हमने 2.5x माइनस 1x इज इक्वल टू 30,000, और करंट लायबिलिटी निकल के आ गई 20,000। क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आया ये तो आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके इसको समझ लीजिए, और फिर भी ना समझ में आए तो हमसे कंसल्ट करिए जरूर। आगे शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हैज नो इफेक्ट इन द करंट रेशियो, चालू अनुपात पर निम्न में से किस लेन देन का प्रभाव नहीं होता है। तो अगर मशीनरी खरीदी जाए वो भी कैश में खरीदी जाए तो कैश गया, करंट एसेट है, इसका मतलब असर पड़ेगा और कम हो जाएगा ये रेशियो। मोटर कार खरीदी फिर कैश दिया, जैसे कैश गया तुरंत करंट एसेट कम हो गए और रेशियो भी कम हो गया। शेयर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया गया, मतलब उनका पैसा वापस किया गया, यहाँ पर भी कैश कम हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी करंट रेशियो पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिला हमें, तो बिल्स रिसीवेबल बाई चांस अगर मान लेते हैं 100 रुपए का है, तो जैसे 100 मिला तो वो बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गए, जबकि 100 रुपए हमारे कैश में बढ़ गए। तो करंट एसेट एक तरफ कम हुई, दूसरी तरफ उतने से ही बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि प्राप्य बिलों की वसूली का कोई भी असर नहीं पड़ता है चालू अनुपात पे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीनरी है जिसे 7,20,000 रुपए में खरीदा गया और उसके बदले में 8 लाख के शेयर इशू किए गए, मतलब 80,000 का नुकसान हुआ कंपनी को। और ये 80,000 चूंकि जब इशू ऑफ शेयर हो रहा है तो उस समय डिस्काउंट माना जाता है, इसलिए ना ही ये गुडविल अकाउंट में जाएगा और ना ही ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट का हिस्सा होगा, ना ही ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हिस्सा होगा। ये हिस्सा होगा डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर अकाउंट। बस इतना ही आपके आज के लिए, आप लोगों के लिए। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। पिछले 3 दिन से मैं लगातार वीडियो यही शूट कर रहा था और कोई ना कोई टेक्निकल इशू हमारे सामने आ जाता था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। आज मैंने फिर से बनाया है, इसी को फिर से फ्रेम किया है।
थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आपको हर चीज़ क्लियर नहीं बता पाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आता होगा। अगर ना समझ में आ रही हो कोई चीज़ तो प्लीज़ हमसे शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं उसको अच्छे से आपको समझा सकूँ और आपकी नॉलेज को इन्हेंस कर सकूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को स्कॉलर्स नॉलेज। मैं आशा करता हूँ आप सबको धीरे धीरे करके सारा मटेरियल मिल जाएगा यहीं पर, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको कहीं किसी भी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं जब तक स्कॉलर्स नॉलेज है। और प्लीज़ सबको बताएं, सबसे शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।